एप्स्टीन 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 फाइल, ये डॉक्यूमेंट बाहर कैसे आ गए? डोनाल्ड ट्रंप तो कभी नहीं चाहता था ये चीज करना। ये बड़ा टाइनी पार्ट है कि वो लड़कियों के साथ क्या करता था। एप्स्टीन कहता था सिर्फ गोली चमड़ी चाहिए। अमेरिका के टॉप नॉच MIT के प्रोफेसर इस बात पे रिसर्च करने के पैसे पकड़ चुके हुए थे, क्या माइंड को अपलोड किया जा सकता है कंप्यूटर पे, क्या बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है मशीनी पुर्जों से। ये चीजें कि किसी तरीके से मौत पे काबू पा लिया जाए। न्यू मैक्सिको मैनहट्टन प्रोजेक्ट ओपनहाइमर का, जिस जगह पे ये था, उसने पूरी जमीन के नीचे एक तरह की लेबोरेटरी बनाने के लिए साइंटिस्ट हायर की। और उन्हें क्या कहता है कि आप कंप्यूटर के कोड्स तोड़ते हैं, क्या आप DNA का कोड तोड़ेंगे? और रैंच को वो कहता था ये बेबी फॉर्म है, यहाँ पे मैं मशरूम की तरह जिस तरह ग्रोथ होती है ना पौधों की, इस तरह इंसानों की वहां पे ग्रोथ करूंगा। और मेरा DNA जो उसके तहत मैं इंसान को अपनी मर्जी का बनाऊंगा। कि नसरा हसन पेशावर के अंदर डाटा कलेक्ट कर रही है किसका, कि ये जो बच्चे जो हैं इन्हें पोलियो पिलाना है, और उसके तहत वो वहाँ का सारा सियासी समाजी ढांचा जो है उसका डाटा भी कलेक्ट करती है। और ये सारा डाटा एप्स्टीन को वर्जिन आइलैंड के अंदर पहुंचाया जाता है। ऐसा बंदे को क्या फिक्र कि हमारा बच्चा लंगड़ा पैदा हो रहा है, इसे पोलियो का खतरा पिलाना चाहिए, वो क्यों अपना पैसा लगा रहा है? 2013 के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने वैक्सीनेशन के अंदर की, और वो वैक्सीनेशन की जर्मनी के अंदर जो कंपनीज हैं उसके साथ भी उसका राब्ता है। और साथ में फिर कोविड आ जाता है, फ्री वैक्सीनेशन देते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। वो कहता था हर किसी को बच्चा पैदा करने का राइट नहीं होना चाहिए। जो कमजोर है, जो गरीब है, जो माली लिहाज से फिट नहीं है, ये लोग किसी सूरत के अंदर बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। गूगल के जो ट्रेंड्स हैं उन्होंने बताया 95% सर्च कम होगी 28 फरवरी के बाद जब ईरान पे अटैक हुआ। अभी जो कुछ हो रहा है ईरान के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप ये चीज नहीं चाहता था। ये सारा कुछ जो है वो इजराइल कर रहा है। इरानियन चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइन ना बना सके इस मोबाइल की वजह से। इसकी बेस के ऊपर उसने किस तरह हमारी जहन साजी की। वो कहता है मुस्लिम दुनिया के नौजवान मेरी अनपेड आर्मी है जिन्हें मैं पैसा पे नहीं करता, और ये इतने डेड ऑनेस्ट हैं, 24 घंटे देखते रहते हैं। और उसने कैम्ब्रिज के मैंशन के अंदर साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठा के हमारी माइंड की कॉग्निटिव मैपिंग की। हम उन्हें क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, उन पेजेस पे जाके लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और ये सारा डाटा उन्हें मिल जाता है। ये नई दुनिया का न्यू कॉलोनियलिज्म है। वो कहता था इस दुनिया को अब कब्जा करने के लिए फौजें भेजने की जरूरत नहीं है, इट्स अ न्यू कॉलोनियलिज्म। इसके तहत मैं इन लोगों की माइंड की मैपिंग करने के बाद फैसला करूंगा कि दुनिया में लिबरल ऑर्डर आएगा या दुनिया में दूसरा आएगा। ये सिस्टम याद रखें अपनी जगह पे मौजूद है। एप्स्टीन को हम ब्लेम ही नहीं कर सकते। गरीब बच्चा है जो कि अमीर बनना चाहता है, उस चक्कर के अंदर उसको उन्होंने लपेट में ले लिया, और जब उसे एलिमिनेट करना था उस पुर्जे को निकाल के साइड के ऊपर कर दिया। तो सिस्टम तो अपनी जगह के ऊपर काम कर रहा है। आप जितना इसे डिग आउट करते हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल, आपको खुरा जाके मिलेगा तेल अवीव के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे लिए आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज टू हैव बीन गिवन दिस सेकंड अपॉर्चुनिटी, और बड़ी मैं अपना सादत अपनी समझता हूँ कि मेरे से पहले मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर शफीक जलंधरी साहब, जिनसे मैं आज से 21 साल पहले पढ़ा था जर्नलिज़म, उन्होंने मेरे बारे में जो है ना ये कीमती अल्फाज कहे, तो डेफिनेटली ये सवेनियर है मेरे लिए। अच्छा, जो हमारा टॉपिक है आज का, उसकी बड़ी जहतें हैं, एप्स्टीन फाइल्स की है। तो मेरे ख्याल में मैं थोड़े किस्से कहानियाँ वो तो आपने सुने होंगे डेफिनेटली, है बाल थीरी थी, वो ये करता था वो करता था। मैं इसे जूम आउट करके आपको एक बिगर पिक्चर जो है ना वो बताना चाहता हूँ इसके हवाले से। एप्स्टीन वेस्ट का, ज़ायनिज़म का, अमेरिका के उस आलमी ताकत का ढांचा जो है उसका एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये करैक्टर नहीं है, इसको इस तरह से ना आप देखें। और याद रखें मसला मुजरम तो कभी है ही नहीं है, वो एप्स्टीन तो मज़ीद लेके आ जाएंगे। मसला है उन्होंने ट्रांस अटलांटिक क्राइम को किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ये है पूरे का पूरा सिस्टम, जिसमें एप्स्टीन माइनस हो गया, सिस्टम अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे उस सिस्टम को कि उन सिस्टम ने एप्स्टीन को किस तरीके से अपने जाल में उतारा। तो मैं अगर आप कहते हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट कर लेता हूँ कि एप्स्टीन किस तरीके से इस सर्कल का पार्ट बना, क्योंकि ये सारे का सारा सर्कल है ज़ायनिज़म का, जिसके थ्रू आप देखते हैं कि रॉकफेलर, यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर जिस जगह पे बना है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने $85 मिलियन का ख़रीद के गिफ्ट किया था अमेरिका को है। शायद लोग नहीं जानते गोल्डमैन सैक्स सबसे बड़ा दुनिया का इन्वेस्टमेंट बैंक, कि उन्होंने किस तरीके से मशरक़ वुस्ता का नक्शा खींचा था 1920 के बाद। और कौन नहीं जाता हेनरी फोर्ड को, फोर्ड फाउंडेशन, जिससे नियर ईस्टर्न स्टडी सेंटर खोले थे अमेरिका की टॉप नॉच जो कि आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। देखें ये एप्स्टीन के अंदर जो ग्रुप्स शामिल हैं मैं आपको बताऊँ, रूलिंग एलीट, पॉलिटिकल एलीट, टेक एलीट, कॉरपोरेट एलीट, सोशल एलीट और फैशन एलीट, यू नेम इट, कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो इस सिस्टम से बाहर एग्जिस्ट करता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वो उसका डाटा, उसकी मालूमात थी। वो डाटा बैंक कंपाइल कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने ना सिर्फ अपने दोस्तों को ब्लैकमेल किया, उनसे मुराद वो ज़ायनिज़म का सर्कल है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने दुश्मनों को ब्लैकमेल किया। और याद रखें एप्स्टीन जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर के ऊपर उसको लिया गया था इस सिस्टम के अंदर है,
क्योंकि अब जो दुनिया के अंदर CIA, डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो आउटसोर्स भी करती हैं, और उसी के तहत उन्होंने इसको किया। और एप्स्टीन किसी जासूस से बहुत बड़े नेटवर्क का पार्ट था, जिसमें एहूद बाराक जो कि वहाँ का वज़ीर आज़म है, उसके साथ डायरेक्ट अपना राब्ते के अंदर है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ ताकि चीज़ें जो हैं वो डॉट्स हम कनेक्ट कर सकें। अच्छा, एप्स्टीन जो है वो एक ज्यूश कम्युनिटी जो है ऑफ कोर्स उसका पार्ट था। उसके जो पेरेंट्स थे वो ज़ायनिज़म को सब्सक्राइब करते थे, गेटेड कम्युनिटी है, लेकिन पढ़ाई के अंदर सिर्फ वो मैथ में अच्छा था, कॉलेज का ड्रॉप आउट। और सोचें, नो डाउट ये जितनी टेक जाइंट्स हैं ये सारे के सारे मोस्टली जो है ड्रॉप आउट हैं, लेकिन इनके क्रेडेंशियल बड़े बेहतर थे व्हेन इट कम्स टू मैथ। तो डर्स्टन स्कूल है एक न्यूयॉर्क के अंदर, उसका जो हेडमास्टर था डोनाल्ड बार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डॉट्स ऐसे कनेक्ट होते हैं आपको यकीन नहीं आता। आपको लगता है कि किस तरीके से डोनाल्ड बार का बेटा बिल बार डोनाल्ड ट्रंप का पहला अटॉर्नी जनरल बनता है, और वही क्या करता है, हायर करता है इस लड़के को, और उसका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, और वो है PSD, पुअर, स्मार्ट और डेस्परेट टू बिकम रिच। उसने ऐसे तमाम लड़के हंट किए जिसके अंदर एक एप्स्टीन भी था, और एप्स्टीन ने जैसे ही पढ़ाना वहाँ पे शुरू किया, इसकी मुलाकात करवाई गई एक फ़ैशन के आप कह लें इवेंट के ऊपर एक बंदे से, जिसका जो कि अभी तक ज़िंदा है, जिसने अभी टेस्टमनी दी है, और वो बंदा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, लेक्स वेजनर। ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी, जो पाकिस्तान की रेटिंग एजेंसी भी हमारा भी इकनॉमिक आउटलुक निकालती है हर क्वार्टरली है, उसका मालिक है। अमेरिका का बहुत बड़ा जो आप कह लें रिटेल मार्केट है, एम्पायर है, विक्टोरिया सीक्रेट उसका मालिक है, और जो कि ऑफ कोर्स उसने बयान तो कुछ दिया है अभी और, लेकिन 87 से लेकर 2007 तक एप्स्टीन इसके सारे फाइनेंशियल मैटर डील करता था। अच्छा, हम आगे चलते हैं। एप्स्टीन इस सिस्टम का पार्ट बनता है, स्मार्ट आदमी होता है, चार्मिंग होता है, और जितने बिलियनियर हैं उनके साथ कनेक्शन डेवलप करता है। यहाँ से वो नेटवर्किंग स्टार्ट होती है जिसमें ज़ायनिज़म जो है उसको अपने फोल्ड में ले लेता है। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आपको लेके आता हूँ। एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में घर ख़रीद के दिया जाता है, और वो घर कौन सा होता है? वो घर ईरान की फॉर्मर एम्बेसी होती है जिसके अंदर एप्स्टीन रहता है। और मैं सिर्फ एप्स्टीन के बारे में आपको बड़ी चीज़ें बताने की हैं, मैं आपको बताऊं उस पावर किस तरह एक्सरसाइज करता था। एप्स्टीन के अल्फाज हैं, इस कुर्रा अर्ज़ में जितने इंसान मौजूद हैं जो सांस लेते हैं, मेरी पहुंच से कोई बाहर नहीं है। 8 बिलियन लोग कहता था मेरी रेंज के अंदर है। और जी, आप जितनी तफसील बताना चाहते हैं वो बताएं। अच्छा, हम समझते हैं कि लोगों को ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए। वो सर टाइम की पॉसिटी है, टाइम की कंस्ट्रेंट है, अदरवाइज तो मैट्रिक टन्स ऑफ मटेरियल है। वक्त बढ़ा देंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा सर, मैं बता रहा था एप्स्टीन करता क्या था। देखें, एप्स्टीन जिनसी मुजरिम था, ये चीज़ उसके बड़े जो क्राइम है उस पूरे के पूरे एप्स्टीन सिंडिकेट को कट डाउन करने की एक डेलिब्रेट एफर्ट है अमेरिका के मीडिया की है। याद रखें, ये अमेरिका का पनामा पेपर है। पहला पनामा पेपर उन्होंने ग्लोबल साउथ का निकाला था, हमारी साइड का निकाला था, और हमेशा वो ये करते हैं, वो डीफेम करते हैं, किन को डिमोनाइज करते हैं, डीह्यूमनाइज करते हैं अदर साइड को, जिसमें रशियन है, चाइनीज़ हैं या हम लोग हैं। पहली दफ़ा ये पनामा पेपर उधर से निकला, और इंटरेस्टिंगली चेक करें, पहला पनामा पेपर भी ना न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा, ना LA टाइम्स ने, ना वाशिंगटन पोस्ट ने। ये टॉप के 3 वहाँ के अखबार हैं। और किसने छापा? एक वर्नैकुलर मकामी अखबार ने जो जर्मनी का था, वहाँ से निकला, क्योंकि उनके स्टेक्स हैं। याद रखें, मैंने खुद 10 साल TV में काम किया, मीडिया के मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें लगता है हम अखबारों में TV में कई दफ़ा कहते थे आलमी मुतबर अखबार ने कहा, ये कोई चीज़ मुतबर नहीं रहेगी इस एप्स्टीन फाइल के बाद। उन्होंने एप्स्टीन को कवर किया पूरे का पूरा, इसे कवर दिया एक तरीके से, और पनामा पेपर भी उन्होंने नहीं छापा। याद रखें, ये वो अमेरिका नहीं है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। जर्नलिज्म की गोल्डन एज जो है डन एंड डस्टेड है वहाँ पे। अब कोई वाटरगेट स्कैंडल नहीं आएगा वहाँ के ऊपर। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अक्रॉस द ग्लोब ख़त्म होता जा रहा है। अदरवाइज़ ये चीज़ 2007 में पकड़ी जाती तो रुक जाती। और ये स्टोरी दुनिया में दी है मियामी हेरल्ड की जूली ब्राउन ने। अगर कोई सब्सटैक पे है तो उसको फॉलो करें, आप डायरेक्ट उससे बात भी कर सकते हैं। मैंने कई दफ़ा उसके पोस्ट के नीचे कमेंट किया। ये उस लड़की की एफर्ट है, अदरवाइज़ ये सारा सिस्टम जो है, ये वो आंखें थी जिन्होंने इसे बेनकाब करना था, लेकिन उसने वो आंखें तक इसकी ख़रीद ली थी। मैं आपको बता रहा था, UN जनरल असम्बली का सेशन होता है हर साल सितंबर के महीने में। आपको पता है हमारी भी लीडरशिप जाती है। वो न्यूयॉर्क में उस घर में बैठता था जो कि साबिक एम्बेसी है इनकी ईरान की, और ख़ुद हंट करता था जनरल असम्बली के कि मैंने इस लीडर से मिलना है, मुझे इससे मिलवा दो, मुझे इससे मिलवा दो। इस लेवल के ऊपर जाके उसने पावर जो है उसे एक्सरसाइज की। ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उसे जिनसी तनाजुर में ना देखिएगा, ये बिल्कुल एक टाइनी फ्रैक्शन है
वो आइसबर्ग वो अगर वो दिखाना नहीं चाहते, अदरवाइज माइंड बॉगलिंग किस्म की डिटेल है कि ये सिस्टम मनूवर कैसे करता है। आप हैरान हो जाएंगे। मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए यहाँ पे, हमारी पीएचडी हमने अभी थीसिस जमा कराया मैं लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता अगर मेरे पास एमफिल नहीं है अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं एचईसी की रिक्वायरमेंट है। एप्स्टीन कॉलेज का ड्रॉप आउट होके $9 मिलियन की बिल्डिंग हार्वर्ड में बना के बैठा हुआ था वहाँ पे। आप इमेजिन करें, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ शायद हम कभी पहुँच भी ना पाएँ। ये आईवी लीग की मोतबर यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये उस ज़माने के अंदर जब 2008 में उसके ऊपर केस बन चुका हुआ और वो बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है। और वो रिसर्च क्या करवाता था वो भी हम बताते हैं। आलमी मोतबर ये जितने हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो क्या कराते थे इससे, और ये उनसे क्या कराता था, और किस तरह मामलात आगे की तरफ चलते थे। असल में चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि किस तरीके से मॉडर्न टाइम्स के अंदर वो विशियस सर्कल किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, और वो अभी भी अपनी जगह पे याद रखें इंटैक्ट है। ये स्टोरी कवर की जा रही है। 35 लाख डॉक्यूमेंट बाहर आए हैं, 2000 के करीब वीडियोस बाहर आई हैं, और 1,80,000 पिक्चर्स आई हैं। इतना स्टफ़ तो पहले पड़ा हुआ है, वहाँ के ऊपर मज़ीद पड़ा हुआ है। टॉड ब्लैंच जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं कायम मकाम, जब से पॉम बॉन्डी को डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया है, वो कहते हैं अगर सारी फाइल्स इकट्ठी खड़ी कर दी जाएं तो 2 आईफल टावर बनते हैं। ये है डाटा। और एप्स्टीन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से उसको अलग नहीं आपको देखना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का चीफ स्ट्रेटजिस्ट जो कि दुनिया का बड़ा यूट्यूबर है, कौन नहीं जानता उसे, स्टीव बैनन की सबसे ज़्यादा ईमेल्स हैं इसके साथ। 53,000 तो दफ़ा तो इसका जिक्र आया डोनाल्ड ट्रंप का। और एप्स्टीन इसके बारे में कहता है इसकी बॉडी में एक भी डिसेंट फ्रैक्शन नहीं है। ये दुनिया ऐसे बंदे के हाथ में इस वक्त चली गई है जो ना असूल को मानता है, ना ज़ाब्ते को, ना किसी कायदे को, ना इंटरनेशनल लॉ को है। अच्छा, हम आगे चलते, और वो इसको लेके आने वाले हैं। इब्राहिम अकार्ड, हमें लगता है ना कि बड़ा नॉर्मल किस्म का ऑर्गेनिक प्रोसेस है। 2013 की ईमेल के अंदर नक्शा खींचता है एप्स्टीन इब्राहिम माहिदे का कि अब इज़राइल का जो डॉक्ट्राइन है वो पैराफ्री 2.2 होना चाहिए, जिसके अंदर वो अरब मुल्क जो 1967 में इसके साथ जंग कर रहे थे, अब उनके साथ जो है फैंसिस को मेंड करने की ज़रूरत है, और उसमें वो यूएई का नाम लेता है। तो यूएई इस वक्त जो कुछ कर रहा है, ऑफ कोर्स वो ज़ायनिज़म की प्रॉक्सी के तौर के ऊपर बिहेव कर रहे हैं, और वो तो कौन नहीं जानता। सॉरी अगर किसी की कोई उससे एफिलिएशन है, लेकिन मैं आपको जितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा कंट्री है जिसने 2020 के अंदर इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर साइन किए हैं आफ्टर बहरीन, और उसके बाद ये सूडान और मोरक्को। अच्छा, मैं अभी आगे लेके चलता हूँ। ये खाना काबा का जो गिलाफ था, इस तरह की तो बेशुमार स्टोरी हैं। मैं सिर्फ उसकी नफ्सियात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। वो अपने आप को खुदा से कम तसव्वुर नहीं करता था। उसने तमाम इस्लामी नोमनक्लेचर की बेहुरमती की है। वो अपने साथ जो ख़वातीन लेके जाता था, जो ब्रैंसन है जो कि वर्जन ग्रुप का मालिक है, आपको पता है कि यूके का बड़ा मैग्नेट है, वो उसे कहता था तुम अपना हरम कब लेके आ रहे हो, और हरम से मुराद वो ख़वातीन होती थी। और ये इस्लामी नोमनक्लेचर है, बेहुरमती की उसने। और एप्स्टीन के अल्फाज ये हैं जब उसको दिया गया कस्वा, छोटा टुकड़ा, कि ये वो कपड़ा है जिसके लिए मुसलमान मरते हैं, इसके अंदर मुसलमानों की सिसकियाँ हैं, इसके अंदर मुसलमानों की आहें हैं, और इस तक पहुँचने के लिए वो जतन करते हैं जो कि मेरे ड्राइंग रूम के अंदर मैंने लटका के रखा हुआ। वो एक विशियस किस्म का करैक्टर है। उसने अपने आइलैंड के ऊपर एक मुजस्मा लगाया हुआ था पोजाइडन का। पोजाइडन जो है समंदरों का उसे कहते हैं, बादशाह कहते हैं, और समंदर के ऊपर उसकी हुकूमत थी। वो कहता था लॉ ऑफ द लैंड नहीं चल सकता यहाँ के ऊपर है। और ये सारी सोच के अंदर एक्सक्यूज़ मी, बिल क्लिंटन, आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमें लगता है ये वाइट सुप्रेमेसिस्ट जो आइडियोलॉजी वाले हैं, रेसिस्ट हैं, अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं, ये ग्रुप इनके साथ थे, बिल्कुल भी नहीं। ये लिबरल, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट लीनिंग पार भी उतनी इसके अंदर है। देखिए, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो अपना तारुफ तो यही कराता था, मैं गोल्डमैन सैक्स जो है उसका जो है नुमाइंदा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ फिलंथ्रॉपी करता था, चैरिटी करता था। मैं एक खातून का नाम आपको बताना चाहता हूँ, नसरा हसन है, शायद खालिद साहब उसको जानते हो। ये खातून 25 साल काम करती रही है, यूनाइटेड नेशन के टॉप बड़े फोरम्स के ऊपर है। एप्स्टीन की टीम इसे हायर करती है और ये काम करती है यहाँ के ऊपर पेशावर में, और अभी ये वियना के अंदर, और इनकी टॉप नॉच किताबें हैं, रिसर्च है, सुसाइड बॉम्बिंग पे, टेररिज्म के ऊपर है। सिस्टम उसने कैसे कंट्रोल किया हुआ था कि नसरा हसन पेशावर के अंदर डाटा कलेक्ट कर रही है, किसका, कि ये जो बच्चे जो हैं इन्हें पोलियो पिलाना है, और उसके तहत वो वहाँ का सारा सियासी समाजी ढांचा जो है उसका डाटा भी कलेक्ट करती है, और ये सारा डाटा एप्स्टीन को वर्जन आइलैंड के अंदर पहुँचाया जाता है। आप मुझे बताएं उसका क्या इंटरेस्ट है हमारे बच्चों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर है, एक ऐसे वक्त के अंदर जबकि उसकी ईमेल बता रही है, वो कहता था हर किसी को बच्चा पैदा करने का राइट नहीं होना चाहिए।
उसकी एक ईमेल है, वो कहती है पेरेंटिंग लाइसेंस देना चाहिए रियासत को। जो कमज़ोर है, जो गरीब है, जो माली लिहाज से फिट नहीं है, ये लोग किसी सूरत के अंदर बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं, इसलिए रियासतों को इन्हें रोकना चाहिए। ऐसा बंदे को क्या फ़िक्र कि हमारा बच्चा लंगड़ा पैदा हो रहा है, इसे पोलियो का जो है वो कतरा पे लाना चाहिए, वो क्यों अपना पैसा लगा रहा है। याद रखें ये चीज़ शकील अफरीदी के मामलात, ये सारी चीज़ें वो हैं जो पहले से हमारे यहाँ क्लीशे हैं, स्पेकुलेशन है, जो एक ख़ास तरह का नैरेटिव है, उसको क्या करती हैं, उसको फिर इन्फ्यूज़ करती हैं कि वाकई कुछ ऐसा है तो नहीं, समथिंग इज़ फिशी। क्योंकि ये नेक्सस जुड़ा हुआ है किसके साथ है, 2013 के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने वैक्सीनेशन के अंदर की, और वो वैक्सीनेशन की जर्मनी के अंदर जो कंपनीज़ हैं उसके साथ भी उसका रब्ता है, और साथ में फिर ये आ जाता है, कोविड आ जाता है। और कोविड के अंदर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की तमाम जितनी कौमें हैं अफ्रीका में, उन्हें फ्री वैक्सीनेशन देते हैं। देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड दैट मैडनेस। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो अगर एप्स्टीन इन चीज़ों के अंदर, देखें, इसे डिग आउट करने की ज़रूरत थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए था। नसरा हसन अभी भी वियना के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अंदर काम करती है, कि उससे पूछें तुमने ईमेल में ये बात क्यों कही कि मुझे आर्मी रोकती है, तो मैं कहती हूँ कि मैं लोगों को सर्व कर रही हूँ, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मैनेज कर लूँगी। ईमेल आपके सामने है, आप इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की कर नहीं रहे। मैं आपको बता रहा था कि दोनों साइड, लिबरल साइड भी और दोनों साइड इसको क्या कर रही थी, पैसिफाई कर रही थी, अपीज़ नहीं कर रही थी। अगर ऐसा ना होता तो जो बाइडन की गवर्नमेंट 2020 से 2024 तक थी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसके हाथ में था, उसने क्यों नहीं रिलीज़ की फाइलें? उसके बेटे का नाम तो नहीं था, हंटर का, ठीक है, क्लिंटन का नाम था। देखें, चीज़ें इस इतने ग्रे एरियाज़ के अंदर हैं कि आप किसी सूरत के अंदर जो है इनको वो नहीं दे सकते, छूट नहीं दे सकते। ब्राइडल्ड लाइसेंस है। और याद रखें, आप जितना इसे डिग आउट करते हैं, डेवल लाइज इन द डिटेल, आपको खुरा जाके मिलेगा तेल अवीव के अंदर है। आपने खातून का नाम सुना होगा, ग्लेन मैक्सवेल, वैसे उसे गैजलिन कहते हैं लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल, रॉबर्ट मैक्सवेल जो है उसकी बेटी है। वो कौन है? वो ज़ायनिस्ट, वो ज्यूश, रशिया से हिजरत करके ऑक्सफोर्ड में जाता है। उसके बाद सबसे बड़ा मीडिया का जो ग्रुप है वहाँ के ऊपर 1980 के अंदर वो उसकी बुनियाद रखता है, मिरर। और मिरर क्या करता है? मिरर उस बंदे को हंट करता है जो कि ज़ायनिज़म के हवाले से जो एक सूरत हाल वहाँ पे बनी 1984-86 के अंदर, ख़बर बाहर लीक हुई कि इज़राइल जो है इलिसिट न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है। वो टेक्नीशियन जाता है यूके खबर जो है देने के लिए। ग्लेन मैक्सवेल उससे पहले वो खबर लगा देता है और वही तस्वीरें लगा के कहता है ये तो पोल्ट्री फार्म की तस्वीरें हैं, ऐसा कुछ नहीं। खबर को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो बंदा चंद हफ्ते बाद पकड़ा जाता है, मार देते हैं उसे, मोसाद के एजेंट है। और ये बंदा जो है इसकी बेटी है ग्लेन मैक्सवेल, और उन दोनों की मुलाकात लंदन के अंदर उनके दफ्तर में कराई जाती है। चीज़ें जितना पढ़ते चले जाएँ आप ऑ मूवमेंट में आ जाते हैं, जॉ ड्रॉपिंग, कि किस लेवल के ऊपर ज़ायनिज़म का जो फ्रेमवर्क है वो काम कर रहा है, यहाँ के ऊपर है। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि वो जिस जगह के ऊपर खड़ा था वो रिसर्च क्या करा रहा था, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ। साइंटिफिक और जो दूसरी एलीट है, एकेडमिक एलीट, उनसे क्या करवा रहा काम, जो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि अमेरिका के टॉप नॉच MIT के प्रोफेसर इस बात पर रिसर्च करने के पैसे पकड़ चुके हुए थे, क्या माइंड को अपलोड किया जा सकता है कंप्यूटर पे, क्या बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है मशीनी पुर्जों से। और याद रखें, ये को पहली दफ़ा नहीं है। आपको माइकल जैक्सन याद होगा, वो भी 150 साल ज़िंदा रहना चाहता था। वो भी उस ख़ास तरह के चैम्बर के अंदर सांस लेता था जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेरे और आपसे कहीं बेहतर था। 12 डॉक्टर थे, सुबह शाम उसके खाने को लेके, उसकी बॉडी को लेके, वो बड़े अल्ट्रा सेंसिटिव थे। ये चीज़ें कि किसी तरीके से मौत पे काबू पा लिया जाए। और उसने सबसे बड़ी रकम किन को दी? उनको जो क्रायोजेनिक्स पे काम करते थे, जो जिस्म को मुंजमद करके रख सकें, उन साइंटिस्ट से वो राब्ते के अंदर था। और अब स्टीफन हॉकिंग 2006 में वो जाता है, फिज़िक्स की कॉन्फ्रेंस होती है एप्स्टीन के आइलैंड के ऊपर, वो वहाँ के ऊपर जाके उसे अटेंड करता है। तो ये बड़ा टाइनी पार्ट है कि वो लड़कियों के साथ क्या करता था। ईस्टर्न यूरोप की ख़वातीन लड़कियाँ जो थीं उनको फैशन इंडस्ट्री में मेकअप करके बड़ा दिखा के रैम्प के ऊपर वॉक कराते थे पेरिस में। नो डाउट वहाँ पे भी इंक्वायरी चल रही हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, एक तो जिन हालात के अंदर उसकी डेथ होती है, और उसके बाद अमेरिका की मोनोपोली किस चीज़ के ऊपर? इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। एक ऐसा क्राइम जो अक्रॉस द अटलांटिक रेजोनेट कर रहा है, जिसमें मेडिल्सन जो है उसकी वजह से कायर स्टारमर की गवर्नमेंट जो है जोल्ट कर रही है। हाईली लाइकली है शायद वो कंज्यूम हो जाए और उसे इस्तीफ़ा देना पड़ जाए लॉर्ड मेडिल्सन की तरफ वजह से, जिसको उसने सफ़ीर वहाँ के ऊपर लगाया हुआ था। और चेक करें, उसको MI6 इंक्वायरी उसकी कर रही है कि उसने कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है। और दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्ट्री में आज तक किसी शाही ख़ानदान के फ़र्द को अरेस्ट नहीं किया गया। इसको पकड़ा गया जो ये इसका भाई है एंड्रयू।
अभी आपको पता होगा कि किंग जो है वो जा रहा है अमेरिका, 250 साल ख़त्म होने वाले हैं उनके, जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, ये जो डिक्लेरेशन था उनका थॉमस जेफरसन ने लिखा था, उसने इनकार कर दिया मैं उन विक्टिम से नहीं मिलूँगा। मैं नहीं, वो उसको फोकस नहीं करना चाहता। एलीट जो है, देखें आलमी एलीट हो जाए या पाकिस्तान की एलीट, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना जो है ना वो बीमारी है क्या, जो कि हमें नज़र आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शाहरुख जतोई मुझे बार बार याद आया जब इसको मैं नेविगेट कर रहा था। शाहरुख जतोई से ज़्यादा विशियस केस है जो अमेरिका में हो रहा है। 25 मर्दों ने पैसा दे के सिविल सेटलमेंट की कोर्ट से बाहर है। वहाँ पे भी गरीब के लिए इंसाफ है, अमीर जो है उससे बाहर जाके मामलात को सेटल कर सकता है। ये सारा डाटा मौजूद है। आप यकीन करें, शाहरुख जतोई ने कुछ ऐसा नहीं किया। शाहरुख जतोई ने वही किया जो अमेरिका के अंदर हो रहा है। ये हमें बताया जा रहा है कि वहाँ लॉ ऑफ द लैंड है और अमेरिकन ड्रीम ये कहता है कि मेरे साथ अगर ज़्यादती होती है तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होगी। कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। और ये लड़कियाँ ना अफ्रीकन है, ना मुसलमान है, ना पाकिस्तानी है, ये गोरियाँ लड़कियाँ, क्योंकि एप्स्टीन कहता था सिर्फ गोरी चमड़ी चाहिए। ये उसके अल्फाज थे कि हमें वो लड़कियाँ नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ अब एक और बड़ी चीज़ उसकी है। मैं न्यू मैक्सिको गया जब मैं IVLP के फेलोशिप पे था, तो हमें लेके गए न्यू मैक्सिको। वहाँ उन्होंने बताया यहाँ पे अमेरिका ने तजर्बा किया था अपना 1945 के अंदर, मैनहट्टन प्रोजेक्ट किया था ओपनहाइमर का। उससे थोड़ी दूर, सेंटा फे से थोड़ी दूर जो है एल्बाकर्की जहाँ पे हुआ, इसका रेंच तकरीबन एकड़ों में फैला हुआ है, सैकड़ों एकड़ के ऊपर है। जिस जगह पे ये था उसने पूरी ज़मीन के नीचे जो है, आपके समझें कि एक तरह की लेबॉर्ट्री बनाने के लिए साइंटिस्ट हायर किए। और कौन से लोग हायर किए साइंटिस्ट के अलावा? NSA के जो नेशनल सिक्योरिटी की जो टीम है उनको हायर किया, जो कि साबिक वहाँ पे खिदमात अंजाम दे चुके थे। और उन्हें क्या कहता है कि आप कंप्यूटर के कोड्स तोड़ते हैं, क्या आप DNA का कोड तोड़ेंगे? उसके अल्फाज हैं ईमेल के अंदर है। उसने कहा क्या है मैनहट्टन प्रोजेक्ट? कहते हैं वो जो अपने रेंच पे खड़ा होकर देखता था उस एरिया की तरफ जहाँ के ऊपर तजर्बा हुआ था एटमी, उसने कहा मैं इससे बड़ा दुनिया को तजर्बा करके दिखाऊंगा। मैं DNA को तोड़ के एक एम्पायर खड़ी करूँगा। किसकी? वो यूजेनिक्स की, जिसके तहत उसने कहा मैं डिजिटल बादशाहत खड़ा करूँगा और मेरा DNA जो उसके तहत मैं इंसान को अपनी मर्ज़ी का बनाऊँगा। उसने ना सिर्फ ये खुदाई दावा किया बल्कि साइंटिस्ट से काम करवाया और वो DNA को डीकोड कर रहे थे कि किसी तरीके से मुझे समझ आ जाए, मैं इंसान अपनी मर्ज़ी का बनाऊंगा। और रैंच को वो कहता था ये बेबी फॉर्म है, यहाँ पे मैं मशरूम की तरह, जिस तरह ग्रोथ होती है ना पौधों की, इस तरह इंसानों की वहाँ पे ग्रोथ करूँगा। देखें ये सुनने में कितना अजीब किस्म का लगता है, विशियस कंटेंट है। लेकिन जब ये सुनता हूँ मैं कि MIT के प्रोफेसर जो है दे वर वेरी मच कंफर्टेबल टू बी वर्किंग ऑन दैट, तो मैं कहता हूँ कि ये मैं किस दुनिया में रह रहा हूँ। ये MIT के प्रोफेसर हैं, कोई हमारे नहीं है। CSIS मैं बड़ा फ़ैन था उनका, ये अमेरिका का बड़ा थिंक टैंक है। उसके जो लीडरशिप है वो एप्स्टीन के साथ रब्ते के अंदर है। वो आर्टिकल लिखवा रहा है अपनी मर्ज़ी से। और फिर सो मच सो सर शफीक जरंदी साहब जब हमें पढ़ाते थे तो बड़ा हम तज़किरा करते थे नॉम चॉम्स्की का, उसकी किताब का मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है। उस बंदे ने ट्रैवल तो जो करना था तो करना था, उससे वो मशवरा ले रहा है कि 2008 में मीडिया जो है वो मेरे पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूं, और वो उसको बता रहे हैं डिस्पाइट नोइंग दिस वेरी फैक्ट है कि ये बंदा जो है कल्परेट है, इंडाइटमेंट हो चुकी है, कन्विक्शन हो चुकी हुई है और सज़ा सुन लें। आपको वहाँ में बड़ी तकलीफ़ होती है। जरदारी साहब ने सज़ा जो है वो 11 साल की जो है जेल में नहीं काटी, वो अस्पताल में पड़े रहे। वो 12 घंटे जाके अपना काम करता था, रात को सोने के लिए आ जाता था, जेल के अंदर है। ये न्यूयॉर्क की बात बता रहा हूँ 2008 की, ये कोई प्रिमिटिव सोसाइटी की बात नहीं मैं कर रहा, ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मुझे डिफरेंट तरीके से अमेरिका को देखने का, समझने का मौका मिला। मैंने कहा ना ये सिस्टम है, और क्राइम को जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, माइंड बॉगलिंग डिटेल है इसके अंदर। वो चीज़ें कहाँ गईं, वो सारी की सारी 2020 का एक मेमो है FBI का जो CHS के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स। वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की चंद वीडियोस तिल अवीव के अंदर मौजूद हैं और वो इसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो करैक्टर है जिसके बारे में एप्स्टीन और स्टीव बैनन कहते थे क्यों नहीं ये सदर क्यों नहीं बन सकता, तो लोग कहते थे अमेरिका का सिस्टम अभी उस जगह पे नहीं आया कि वो इतने फ़िल्टर में से इस जैसे थक को लेके आ जाए। और अमेरिका ने 200 साल के बाद ओबामा डिलीवर किया और उसके अगली टर्म के अंदर ये आ गया, डोनाल्ड ट्रंप आ गया। देखें इट कुड हैव बीन अवर्टेड, ये सिचुएशन को अवर्ट कर सकता था ये क्या नाम है इसका, जो बाइडन, अगर वो रिलीज़ कर देता ये टेप्स। आप हैरान होंगे, आज ही मैं पढ़ रहा था गूगल के जो ट्रेंड्स हैं उन्होंने बताया 95% सर्च कम होगी 28 फरवरी के बाद जब ईरान पे अटैक हुआ। तो ये तो कोई शक वाली बात नहीं, अमेरिका में डिबेट हो रही है, कैमला हैरिस भी कह रही है कि ये डेविएशन है, डिस्ट्रक्शन है, और ट्रंप इज़ क्वाइट गुड एट इट।
उसने लास्ट टर्म के अंदर भी यही किया था, जब उसने $500 बिलियन का पैसा का तकाजा किया, साथ में 8,000 लोगों की फेडरल गवर्नमेंट की सैलरियाँ रोक लीं और फिर कासिम सुलेमानी को हिट कर दिया ताकि तमाम मीडिया उधर चला जाए। तो डिस्ट्रैक्शन की बात तो यहाँ के ऊपर नज़र आती है कि डोनाल्ड ट्रंप डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो टेप्स किसके पास हैं? उस टेप्स के अंदर रशियंस भी हैं, हर वहाँ के ऊपर देख लें, पूरा का पूरा यूरोप है। आप देखें इंक्वायरियाँ कहाँ पे हो रही हैं, कोई शाही ख़ानदान मेरा ख्याल है लीडिंग का नहीं बचा। डच जो शाही ख़ानदान है उसकी इंक्वायरी बैठी हुई है, नॉर्वे के शाही ख़ानदान है उसकी इंक्वायरी बैठी हुई है, यूके की सूरत हाल आपके सामने इस वक्त है, और उसके बाद लैटविया, लिथुआनिया, इस सारे का सारा जो ईस्टर्न साइड है वहाँ की लड़कियाँ सप्लाई हुई थी, उधर इंक्वायरी बैठी हुई है। फ्रांस के अंदर अगर कहीं इंक्वायरी नहीं तो अमेरिका में नहीं। अभी 2 दिन पहले खबर आई कि जो वॉच डॉग है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, वो करेगा इंक्वायरी है। देखें आप बल्कि वो देखें अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस ने पूरे मुल्क को दिखाया, जिसके अंदर पॉम बांडी और टॉड ब्लैंच आके वो कन्फ्रंट करते हैं किसको है, वो जो हाउस की ओवरसाइट कमेटी है जिसके अंदर वो बात करते हैं कि हमने रिलीज़ कर दी, इससे ऊपर नहीं आएगी, और जो रिलीज़ की हैं उसमें भी रिडक्शन है, उसमें भी हज़फ कर दिया गया, और पीछे वो लड़कियां बैठी हुई हैं और उसमें इतनी ऑडोसिटी नहीं है कि वो खातून खड़ी हो कि उनकी आंख में आंख डाल के देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो खातून क्या कर रही थी। 2008 के अंदर अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो अटॉर्नी जनरल है फ्लोरिडा का, और वो ये डील साइन करवाता है जिसके अंदर इसको छोड़ देता है, और वो ख़वातीन कहती हैं हमने अलेक्जेंडर अकोस्टा की नायब पॉम बांडी को कहा, जो उस वक्त उसकी नायब थी, जो बाद में अटॉर्नी जनरल बनी ट्रंप की। और अकोस्टा क्या बनता है 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप का क्या बनता है, सेक्रेटरी बनता है लेबर का। देखें ये चीज़ें इतनी कन्वोल्यूटेड हैं और डॉट्स ऐसे कनेक्ट होते हैं, अजीब सा कम्प्लेक्स मॉडल है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें कनेक्ट करते हैं तो पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने बन जाती है। अभी जो कुछ हो रहा है ईरान के अंदर है, डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ नहीं चाहता था, ये बात मानी जा सकती है। ये सारा कुछ जो है वो इजराइल कर रहा है, लेकिन अगले 3 साल भी तो डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो इस वक्त मैं ईरान के साथ इसे जोड़ता हूँ। इरानियन क्या चाहते हैं? इरानियन चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप हेडलाइन ना बना सके, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डील नहीं बना रहा, डोनाल्ड ट्रंप नैरेटिव बना रहा है। याद रखें डोनाल्ड ट्रंप ने अभी स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करना 2 से 3 दिन के अंदर है, उसके पास मटेरियल नहीं है बोलने के लिए कि मैंने क्या किया। एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स है, वो कज़िया अपनी जगह पे मौजूद है, और दूसरी तरफ 40 दिन बाद ग्लोबल सुपर पावर 47 साल पाबंदी ज़दा रजीम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए 12,000 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे आएगी दूसरी दफ़ा। तो वहाँ के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर डिवीज़न, अभी मैं सर को बता रहा था, सिर्फ 2 सीट्स इजाफी हैं लोअर हाउस में, 217 एक साइड पे, 219 एक साइड पे, तो लोअर हाउस तो हाथ से गया। और अपर हाउस के अंदर स्लिम मेजॉरिटी है, 53 एक साइड पे है रिपब्लिकन, 47 उधर खड़े हुए हैं। तो सिचुएशन तो बड़ी अपना क्या ले फ्रेजाइल है, बल्कि सीज़ फायर से ज़्यादा फ्रेजाइल सिचुएशन तो है कांग्रेस के अंदर। 80 लाख बंदा सड़कों पे है, और फिर जो जेडी वैंस है, आज कल आपको पता होगा बैरिया का सेक्रेटरी उन्होंने हटा दिया, आर्मी का जो चीफ है वो उसके साथ लड़ाई कर रहा है, पेंटागन के अंदर भी अजीब सूरत हाल है। अमेरिका अगर जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है कि उसके अंदर जो ख़तरा है वो डेफिनेटली जो है वो रेजोनेट करेगा अक्रॉस द ग्लोब है। अगर वहाँ मार्केट जोल्ट करती हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम है इंटीग्रेटेड है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है मैं उसको भी यहाँ पे लेके आने लगा हूँ। देखें ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पैटर्न प्ले बुक जो है ना अब डिफरेंट होने जा रही है। सैंक्शंस का जो रजीम इम्पोज किया गया था स्विफ्ट सिस्टम के तहत, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ है, इसीलिए ईरान के ऊपर अमलन काम नहीं कर रही सैंक्शंस हैं, इसीलिए वो बार पे युआन की बात कर रहे हैं, अपनी लोकल करेंसी की बात कर रहे हैं। चलें बैक आपको लेके आता हूँ उसके ऊपर, एप्स्टीन फाइल के ऊपर है। वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देखिए पाकिस्तान का डाटा एप्स्टीन के पास था। पाकिस्तान 2 ही कंट्री हैं जहाँ के ऊपर अभी तक पोलियो जो है, और वो रेड डॉट कौन से हैं नक्शे पे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। एप्स्टीन की जो कन्वर्सेशन हो रही है उस बंदे से जो कि राब्ते में नसरा से, वो कह रहा है कि कोयटा शूरा जो है वो अब किसको सेलेक्ट करेगी है, मुल्ला अख्तर मंसूर को। आप सोचें कि अफ़गानिस्तान के तालिबान की जो लीडरशिप की तब्दीली है उससे मुतल्लिक भी उसे कंसर्न है। मुझे वो कहता है ना कि बलूचिस्तान जो है वो रॉ के साथ राब्ते में है, मैं कहता हूँ नहीं, वो मुसाद के साथ राब्ते में है। जिसका रॉ के साथ राब्ता है, क्या उसका मुसाद के साथ राब्ता नहीं है? क्या हमारे बॉर्डर के ऊपर बलूचिस्तान के करीब नहीं आ गया वह मुसाद है? और मुसाद का ही ये अपना एक तरह से एजेंट तो नहीं मैं कहता, ये उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि इसके घर जो आके ठहरता था, क्या नाम है इसका, एहूद बराक। अब आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा, इसका जो वालिद है जेरेड कुशनर का, वो भी बड़ी है किसका, एप्स्टीन का। और इसके वालिद जो है उसके घर में कौन आके छुट्टियां गुजारता था, नेतन्याहू इसके बेड पे सोता था जेरेड कुशनर के, जब ये 10-12 साल का था। अगर फिर वो बात उधर चली जाएगी, अगर आप मैं डिटेल बताऊं तो आप हैरान होंगे। 2007 में पहली डेट इवानका ट्रंप की जेरेड कुशनर से कराने वाले भी यही ग्रुप है जो उन दोनों को करीब लेके आया।
और एप्स्टीन कहता था कि ये लड़की बड़ी प्यारी है, और नेतन्याहू कहता था कि अगर कोई अमेरिका में खातून सदर बनने के काबिल है पहली दफ़ा तो वो इवानका ट्रंप है। लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट है। लेकिन सिचुएशन जो है वो देखें, ये चीज़ें इत्तेफाक कुछ नहीं होता। जिस खातून ने ये ख़बर ब्रेक की है, मैं उसके अल्फाज आपको सुनाता हूँ। उसने महीने पहले सबस्टैक के ऊपर लिखा है, वो कहती है इफ़ इट लुक्स लाइक ए डक, स्विम्स लाइक ए डक एंड क्वैक्स लाइक ए डक, देन इट प्रॉबेबली इज़ ए डक। वो कहती है चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं कि उसके बारे में कोई बंदा भी तजिया कर सकता है, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को एक दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए तो वो 30 लाख, आप मुझे और देखें 30 लाख डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने रोक के रखे हुए हैं, और उन्होंने कहा इस टर्म में तो बाहर नहीं आएंगे। तो क्या अगली गवर्नमेंट लेके आएगी? हाईली लेस लाइकली है कि वो जो है पब्लिश करें उन डॉक्यूमेंट्स को है, और उन्हीं के अंदर जो है डेवल छुपा बैठा हुआ है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन वो वीडियोस अभी तक जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्लेम करता है कि वो उसकी तहवील में नहीं है, हटा ली गई थी। अब वो कहाँ गई हैं, उसमें से कितनी इनके पास है वीडियोस है, वो जो डाटा है, वो डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में किसी को कोई इतला नहीं है। और मैं बताऊं आपको, उसको लगाने वाले भी जो है ना, मैं पढ़ा था अभी इसके बारे में, CIA के साथ इसका रब्ता था, मोसाद के साथ रब्ता था, और वो जो MI6 है उसके साथ रब्ता था, इवन रशियन के जो जासूसी नेटवर्क है उनके साथ रब्ता था। एक रिपब्लिकन थॉमस मैसी, मैं आपको ये भी बता दूं कि फिर कैसे रिपोर्ट बाहर आ गई, ये डॉक्यूमेंट बाहर कैसे आ गए। डोनाल्ड ट्रंप तो कभी नहीं चाहता था ये चीज़ करना। एक बंदा थॉमस मैसी, वो रिपब्लिकन का कांग्रेसमैन है, और दूसरा रो खन्ना जो कि इंडियन है लेकिन वो डेमोक्रेट का है। इन्होंने इसके ऊपर लेजिस्लेशन करवा के दोनों हाउस से अप्रूवल करने के बाद डॉक्यूमेंट भेज दिया वाइट हाउस, और वाइट हाउस के अंदर जो है फिर ऑफ कोर्स लेजिस्लेशन के अंदर, थैंक यू, उसको साइन करना पड़ गए इसके, और उसके अंदर भी उन्होंने डिले किया। 90 दिन के अंदर फाइल रिलीज़ करनी थी, या उसको भी टाइम बाय किया, सिर्फ यही कि कौन सी फाइलें जो है रिलीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। देखें, ईरान वॉर तक छेड़ना पड़ गई इन फाइल्स की वजह से। सोचें इन फाइल्स के अंदर ऐसा क्या है ऐसे। और अभी ये फाइल्स जो आई हुई हैं उसको पूरे तरीके से किसी ने रीड भी नहीं किया, और अमेरिकन प्रेस है, अब यकीन करें वो लड़कियों से आगे बात ही नहीं करती। वो सिर्फ बता रही है कि ये क्या था, ये मोलेस्टर था, ये ग्रुपिंग करते थे, लड़कियों का रेप करते थे। वो तो इसके मैग्नीट्यूड और इसके मल्टीट्यूड को मज़ीद जो हैं वो कट डाउन कर रहे हैं। तो मैं आप सबको कहूँगा कि स्पेशली वो लोग जो वेस्ट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, वो रॉकफेलर, वो गोल्डमैन सैक्स, क्योंकि मेरे PhD के थीसिस के अंदर मैंने इन्हें डिकोड किया कि यूनाइटेड नेशन का रूल बेस्ड ऑर्डर बनाने की ज़मीन तक देने वाला ये ग्रुप है। नियर ईस्टर्न स्टडी सेंटर के अंदर क्या पढ़ाया जाएगा वो ये ग्रुप है। आप सोचें, गोल्डमैन सैक्स ये रिसर्च करा रहे थे किस चीज़ के ऊपर है, आसार कदीमा पे, और उसके थ्रू इन्होंने पूरे मिडल ईस्ट के नीचे का नक्शा खींच के तेल का सुराग लगाया, और इनकी जो कंपनी थी ग्रैंड है उसके बाद वो वहाँ के ऊपर ये पूरा नक्शा खींचती है। ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट स्टेट्स हैं जिनका नाम कतर है, सऊदी अरेबिया कुछ है, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। ईरान तो 6000 साल की तारीख रखता है, इसलिए ये सारी रियासतें बनाई गई। ये आर्टिफिशियल रियासतें हैं, ये ऑर्गेनिक उस तरीके से नहीं है। इस मॉडल के पीछे जो है रॉकफेलर, फोर्ड, और तीसरा ग्रुप वो है गोल्डमैन सैक्स है। एक थोड़ा सा आप कह लें कि दिमाग में जो है ना डॉट्स कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था। ये विशियस मॉडल है, और इसका नुमाइंदा है पीट हेग्सेथ। ये ज़ायनिज़म की, मैं आपको बताऊं, जितना ज़्यादा आप इसको करते जाते हैं क्रैक है, आपको लगता है किसी एक जगह पे भी ज़ायनिज़म के अलावा कोई खुरा निकल नहीं रहा उस तरीके से। अब आपको और बताता हूं कि ये और इसकी डेथ जो है, आप देखें इस तरह तो पाकिस्तान में नहीं होता। वो ये बंदा सुसाइड वॉच लिस्ट पे था, 2 बंदे इसके लिए रखे गए थे सेल के अंदर जो हर आधे घंटे बाद इसको देखते थे। इसकी मौत से पहले 24 घंटे पहले इसका जो इनमेट, इसका साथ जो दूसरा कैदी था, उसको हटा लिया गया। वो कैमरे काम नहीं कर रहे और वो सोए पड़े में, और उसकी गर्दन जो है वो खुदकशी की बात कर, उसने खुदकशी कर ली है। उसका भाई मार्क कहता है कि उसने हायर किया पैथोलॉजिस्ट है जिसने उसकी चेक किया रीढ़ की हड्डी को, उसने कहा कि इसे गला घूंट के मारा गया। इतना बड़ा मुजरम, और फिर उसे पकड़ा और मारा कब गया? डोनाल्ड ट्रंप के रजीम के अंदर है। देखें, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू थिंक है कि ये चीज़ किसी डेमोक्रेट की गवर्नमेंट के अंदर हो सकती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये सारा कुछ हुआ एक रिपब्लिकन रजीम के अंदर है, और चूँकि डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है उसके अंदर मतलूब है एक तरह से है कि वो क्या करता है। बल्कि आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पहली जो डेट की थी इवानका मेलानिया ट्रंप ने, वो कराने वाला ये है। इसीलिए तो वो उन्होंने, आपको पता होगा, मेलानिया ट्रंप ने कभी बोली नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं 1998 में एक क्लब के अंदर डेट मैंने की न्यूयॉर्क में, उसकी मुलाकात कराने वाला ये बंदा, और बेशुमार तस्वीरें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि कितना क्लोज थी ये उसके एप्स्टीन के।
तो अभी भी एप्स्टीन के जो दोस्त हैं वो वाइट हाउस के अंदर ही बैठे हुए हैं। और याद रखें उसका जो घर था इंटरेस्टिंगली वो 5 से 10 मिनट के फासले पे है फ्लोरिडा के अंदर। इसका जो डोनाल्ड ट्रंप का घर है मारा लागो उसके करीब है, उसका पाम बीच है। और पहली दफ़ा जो खबर ब्रेक की उसके बाद उन्हें थ्रेट आया उस ग्रुप को जो पाम बीच जहाँ लड़कियाँ गईं कि हमारे साथ इन्होंने मोलिस्टिंग की है, हमें बताया कि मसाज करना है, लेकिन ये वहाँ जाके कुछ और मामला थे। और वो देखें खबर किस तरीके से 2019 तक रुकी रही है। मेरे ख्याल में सारी मिथ टूट चुकी हुई हैं। और वो जो जिनसे हमारी इंस्पिरेशन थी, जिसमें नोम चॉम्स्की, देखें नोम चॉम्स्की हेडलाइंस के अंदर इस वजह से नहीं आया कि वो भी रेप करता था कुछ कर, वो मशवरे देते थे। लेकिन वही बात है ना कि उन्हें पता था कि ये बंदा क्या कर रहा है और उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और हमें कहानी सुना रहे हैं 1998 की अपनी किताब की कि अमेरिका का पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मैस मीडिया। तो भाई व्हाट यू हैव बीन डूइंग, और प्रॉफिट समझते थे हम उन्हें उस तरह से। तो मेरे ख्याल में, और ये सिस्टम याद रखें अपनी जगह पे मौजूद है, मसला मुजरिम का तो है ही नहीं है। एप्स्टीन को हम ब्लेम ही नहीं कर सकते। गरीब बच्चा है जो कि अमीर बनना चाहता है, उस चक्कर के अंदर जो है उसको उन्होंने लपेट में ले लिया और मामला कहाँ से कहाँ निकल गया। और जब उसे एलिमिनेट करना था उस पुर्जे को निकाल के साइड के ऊपर कर दिया। तो सिस्टम तो अपनी जगह के ऊपर काम कर रहा है। किसी की अभी तक इंडाइटमेंट नहीं हुई, कोई मर्द जो है वहाँ, और चेक करें ये हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हम औरतों के इस्तेसाल करते हैं। देखें ये सारे का सारा मॉडल जो है ये पैट्रियार्की पे खड़ा है, ये सारा मॉडल है। और ये वो ग्रुप है जो अमेरिका के अंदर चाहता है जेंडर स्टडीज़ ना पढ़ाया जाए। आप गूगल करके चेक करें एप्स्टीन क्या कहता था, स्टीव बैनन क्या कहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है। इन्होंने कहा रेस थ्योरी नहीं पढ़ानी, जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट जो है यहाँ के ऊपर ख़त्म कर दो। लेकिन वही चीज़ जो है हमारे पे लगा लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है, ना हमने पढ़ना है, और जिस तरह हमारी ज़ुबान काट दी है, फ़ारसी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, हमारे क्रेडेंशियल सारे के सारे डाइल्यूट हो गए। और ये जो हैं इडियोसिंक्रेटिक इनका जो एक मॉडल है उसके तहत में हमें इन्होंने गैसलाइट कर लिया और हमें लगा शायद कसूर साड़ा ही है, हमारा ही प्रॉब्लम है। देखें डी कलोनियल थीरी है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा कि ग्लोबल साउथ का मुकदमा हम तो पेश ही नहीं कर रहे, इंडियन कर रहे हैं। वहाँ पे गायत्री स्पाइवेक उसको पढ़ें, होमी बाबा को पढ़ें, इवन उसको क्या नाम है शशि थरूर को पढ़ें, उसकी दोनों किताबें पढ़ें हैं और उसकी तकरीर सुने कि वो क्या कहता है उसके अंदर खड़ा होके ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर। 15 मिनट तालियां बजवाई थी इसी नरेंद्र मोदी ने जब वो तकरीर करके आया था। और वो पार्टी शशि थरूर जो है दूसरी पार्टी का कांग्रेस का लीडर है, और इसके अल्फाज थे, शशि जी आपने 300 साल की हिंदुस्तानियों की थकन दूर कर दी। कि जिस तरीके से इसने आईना दिखाया वहाँ के ऊपर, उसने ये तक बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनियन का पासवर्ड जिस बंदे के नाम के ऊपर है वो विशियस कैरेक्टर लूट मार करता रहा हमारी है। देखें वो पढ़ते हैं और पढ़ के दे लव टू बी कॉल्ड इंडियन, वी डोंट लाइक टू बी कॉल्ड पाकिस्तानी। आई एम ऑनेस्ट, हमें कोई उतना फ़ख्र नहीं है। हम अपनी शनाख्त, अपना बच्चा अंग्रेज़ी बोले तो हम ज़्यादा खुशी फील करते हैं। तो हमने इंटरनलाइज़ कर लिया हुआ है उस कलोनियलिज़म को, और ये न्यू कलोनियलिज़म है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये क्या नाम है, बल्कि बात तो बहुत बड़ी है, वो भी कैम्ब्रिज एनालिटिका, इस सदी का सबसे बड़ा एक और स्कैम। वो लेके आने वाला कौन है? ये बंदा, इसका दोस्त जिसकी मैंने बात की, स्टीव बैनन। कंपनी का नाम क्या? कैम्ब्रिज एनालिटिका। आप इसे गूगल करिएगा और आपको पता चलेगा कि इसकी बेस के ऊपर उसने किस तरह हमारी जहन साजी की इस मोबाइल की वजह से। वो कहता है मुस्लिम दुनिया के नौजवान मेरी अनपेड आर्मी है जिन्हें मैं पैसा पे नहीं करता, और ये इतने डेड ऑनेस्ट हैं, 24 घंटे देखते रहते हैं। और उसने कैम्ब्रिज के मैंशन के अंदर साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बैठा के हमारी माइंड की कॉग्निटिव मैपिंग की, और 10 साल में वो लड़का था ही नहीं है जो उसकी सोच तक बदल के रख दी उसने। और हम उन्हें क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, उन पेजेस पे जाके लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और ये सारा डाटा उन्हें मिल जाता है। ये नई दुनिया का न्यू कलोनियलिज़म है। उसका जो विसल ब्लोअर है जिसने खबर लीक की, उसने बरतानवी पार्लियामेंट में कहा कि वो कहता था इस दुनिया को अब कब्ज़ा करने के लिए फ़ौजें भेजने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ न्यू कलोनियलिज़म। उसने कहा इसके तहत मैं इन लोगों की माइंड की मैपिंग करने के बाद फ़ैसला करूँगा कि दुनिया में लिबरल ऑर्डर आएगा या दुनिया में दूसरा आएगा। आप इसको पढ़ें, आप हैरत में डूब जाते हैं कि वो किस तरीके से ज़ायनिज़म पूरी दुनिया को कैप्चर करके बैठे हुए हैं।